हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ दिस सेशन। सैम्पल पेपर हम लोग करने वाले हैं एसएसटी का। और चलो, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे क्लास 10th का सेक्शन सी ऑफ पोल साइंस। मतलब पूरा का पूरा पोल साइंस हमारे 2000 जो 25-26 का जो सैम्पल लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया है उसके बेसिस पे हम लोग करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विथ रिस्पेक्ट टू एथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। मतलब बेल्जियम के एथेनिक कंपोजिशन से देखा जाए तो इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, पहला कह रहा है 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम, मतलब 59% था। हाँ, डच का था तो यहाँ फ्रेंच लिखा हुआ तो ये तो नहीं हो सकता। 40% डच, गलत, वो तो फ्रेंच थे। 1% ऑफ, हाँ ये सही है। फिर कह रहा है ब्रुसेल्स 18% और 20% फ्रेंच। ठीक है, तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ये कौन सा है? ये आपके बुक में भी गिवन है इसका पिक्चर, तो यह है कोलिएशन गवर्नमेंट, यानी कि ये हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। आगे चलते 22 को। देखो, कंसीडर द केस ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। देखो, इसमें से करेक्ट बताना है। देखो, कह रहे हैं कि इसका मतलब, ये पूरा पैराग्राफ का ये मतलब है कि मान लो दो, जैसे मानना क्या है, इसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में। इसके चलते वो क्या कर रहा है कि नया करेंसी लॉन्च कर रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट वहाँ का कह रहा है कि नहीं नहीं होगा हमारे यहाँ। तो किसका बात चुना जाएगा ये बताओ। तो हम लोग बोलेंगे इसका लेगा, सेंटर का लेगा, क्योंकि वो तो वो है। ठीक है, करेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या स्टेट गवर्नमेंट उसको रोक सकता है, तो बोलेंगे नो, नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि करेंसी नॉट सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट टू यूनियन लिस्ट। ठीक है, चलो, यूनियन लिस्ट मतलब दोनों का, यानी कि तुम्हारा ये यूनियन लिस्ट मतलब ये जो तुम्हारा सरकार है, मतलब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का असर्सन पड़ता है। एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट। हाँ सही है, क्योंकि अगर ज़्यादा कास्ट पे जाओगे तो वहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। एंड यहाँ पर बोल रहा है कि इट कैन रीजन बोल रहा है, इट कैन डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ अदर इम्पोर्टेंट इशूज दैट लीडिंग टू द टेंशन कॉन्फ्लिक्ट एंड इवेंट। अच्छा ठीक है, मतलब कि मतलब लड़ाई झगड़ा पे हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। हाईलाइट 2 की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। देखो, फीचर तो बहुत सारे हैं इसके बुक में, तो हम लोग इसमें से 2 ही बताना, तो 2 याद किए हुए वो देख लो। सबसे पहला कि पावर जो होता है, अगर फेडरलिज्म का बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो पावर होता है वो हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। डैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, ये लिख सकते हो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखना कि स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। 25वां क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि वीमेन इन इंडिया फेस डिस्क्रिमिनेशन, एडवांटेज एंड ऑपरेशन इन मेनी वे। हाईलाइट करो 2 एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द विटनेस ऑफ इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले कह सकते हैं कि जो वेमेन है उनको इक्वल वेजेस नहीं मिलते हैं वर्कर्स को। दूसरा कि इनको एजुकेशन नहीं मिलता, वही डेमोक्रेसी लेड टू द पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन इन एवरी स्फीयर, सपोर्ट दिस स्टेबल आंसर। अच्छा, तो कहेंगे डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि राइट ऑफ इक्वलिटी दिया जाता है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी दिया जाता है, राइट ऑफ बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं, जिसके कारण हम लोग कहेंगे डेमोक्रेसी इज पीसफुल हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टी कैन प्ले अ सिग्निफिकेंस रोल इन इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी एक्सप्लेन। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है इफेक्टिव वर्किंग फोर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन डेमोक्रेसी। तो कैसे इसको लिख सकते हैं? देखो 27 का ये देखो क्या होगा। पॉलिटिकल पार्टी प्ले एन सिग्निफिकेंस रोल इन इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी टू फिल द पॉलिटिकल ऑफिसेस। ठीक है, एंड एक्सरसाइज द पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ फंक्शन विच आर बी। सबसे पहला वो क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, ये हो गया पहला हो गया। इसमें इलेक्शंस फॉर्ड मैनली अमंग द कैंडिडेट उसमें लड़ते हैं। फिर कह रहे पार्टी जो पार्टीज हैं पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी ग्रोन अप टुगेदर एंड ओपिनियन, अच्छा ओपिनियन देते हैं। ठीक है, पार्टी मेक लॉ एंड फॉर अ कंट्री। जो पार्टी होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, किसके लिए, कंट्री के लिए।
इसके बाद कह रहा है पार्टीज दैट लूजेस इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन, जो पार्टी ओपोजिशन जो नहीं हार जाता है, जो वो ओपोजिशन मिल जाता है किसका, रूलिंग पार्टी का। पार्टीज क्या करता है, पब्लिक ओपिनियन को सेव करता है एंड बहुत सारे हाईलाइट करता है, इशू को रिजॉल्व करता है, पीपल्स प्रॉब्लम। ठीक है, इनमें से कोई भी 5 पॉइंट कर सकते हो, तो दीज आर द ओनली 5 पॉइंट्स जो कि हम लोग को यहाँ पर कर लेना है। अब आते हैं और वाले क्वेश्चन पे। एनालाइज हाउ द इशू लीडरशिप सक्सेशन पोजेस एंड चैलेंज पॉलिटिकल इंडिया। देखो यहाँ पर इसको समझते हैं, जैसे मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर द फंक्शनिंग। क्वेश्चन में ये कहा ना बेसिकली कि तुमको एनालाइज करना कि जो तुम्हारे लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स का जो सक्सेशन है ये चैलेंज करता है पॉलिटिकल पार्टी को। तो कैसे करता है, सबसे पहले वो आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते हैं, क्या पता कोई पैसा दे रहा हो पीठ पीछे, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं इलेक्शन के थ्रू। दूसरा पॉइंट कहेंगे दोज हु हैपन टू द लीडर्स आर ऑपोजिशन अनफेयर एडवांटेज टू द फेवर ऑफ द पीपल चूज द। अच्छा देखो, जो अभी पार्टी है, मतलब जो लीडर अभी है पोजीशन में, वो अनफेयर मीन कर जाता है, मतलब अपने फैमिली को ही वहाँ पर बैठा देता है सत्ता के लिए, अगली बार फिर फैमिली में चलेगा। ठीक है, फिर तीसरा करें मेनी पार्टीज इन इंडिया वी सी अ ट्रेंड डायनेस्टिक सक्सेशन। बहुत सारे पार्टीज हमने इंडिया में देखा जो डायनेस्टिक सक्सेशन करते हैं। द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर एंड पार्टिकुलरली फैमिली, जिसके कारण अनफेयर हो जाता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज द पीपल डू नॉट एडुकेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द अपोजिशन पावर, क्योंकि ज़्यादा अच्छा अपोजिशन नहीं है, दैट्स वाई ये हो सकता है। मोर दैन लॉयल्टी टू द पार्टी प्रिंसिपल पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर देखो 28.1 स्टेट एनी टू डिमांड ऑफ तमिल इन श्रीलंका। दो डिमांड बताओ तमिल का जो श्रीलंका में थे। तो सबसे पहले कि इनको तमिल चाहिए था, क्या चाहिए, एक नेशनल लैंग्वेज और इनका एक रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए था और जॉब सिक्योरिटी चाहिए था। ये सिंपल सी चीज़ें, दो चीज़ें। स्टेट द रिजल्ट ऑफ द मेजोरिटेरियनिज्म इन द गवर्नमेंट इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियन जो है इसका मतलब था, इसका रिजल्ट क्या था, सिविल वॉर। सीधा सा आंसर है कि सिविल वॉर है। दो प्रोविजन बताओ बेल्जियम मॉडल और पावर शेयरिंग। तो बेल्जियम मॉडल और पावर शेयरिंग का दो प्रोविजन है कि लिखा हुआ। सबसे पहले कह सकते हैं कि स्टेट पावर वाज शेयर्ड फ्रॉम टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। पहला बात ये, रीजनल गवर्नमेंट बनाया जाता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया जाता है, तो ये हर चीज़ होती है। सो वेल डन, हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये जो सेक्शन डी है ना, इकोनॉमिक वाला पार्ट, वो भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे हैं तो ये जल्दी हो जाएंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कॉज ड्यू टू। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों होता है ये पहले बताना। देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट इसलिए होता है कि ज़्यादा वर्कर लग जाते हैं और काम वही था, बस पुराना वाला। लेट अस सपोज पहले 2 वर्कर्स मिलकर के एक खेत से 100 रुपये कमा रहे होते हैं, अब मान लो 500 वर्कर लग जाएंगे, तो फिर भी कम से कम 100 ही आएगा, तो ये क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब 30 को देखते हैं, व्हाट इज इन्फर्ड अबाउट द लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन यही है कि ये क्या शो नहीं कर पाता है, क्या शो नहीं कर पाता है। देखो इट गिवन अ बेसिक आइडिया इकोनॉमिक, मतलब कि इनइक्वालिटी बताता है कि कौन ज़्यादा अमीर है कौन गरीब है, मतलब एवरेज लेके कहीं कहीं ये चलता है। बेस्ट एग्जांपल बताओ, डेमोन्स्ट्रेट द टर्सरी सेक्टर एंड सपोर्ट करो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। अच्छा, मतलब कि हम लोग को टर्सरी सेक्टर के बारे में बताना, चलो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि फार्मर ग्रो वेजिटेबल। देखो सबसे सिंपल क्या हो जाएगा, बेकरी वाला, क्योंकि ये सारा कुछ हमको शो कर देता है कि कैसे डिपेंडेंसी है, ये सारा चीज़ शो कर रहा है। कौन करता है, आरबीआई इशू करता है क्या चीज़ को, करेंसी ऑफ नोट्स को। ठीक है, परसेंट जेड है, देखो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, इसका क्या हो जाएगा। पर्सन जे है जो ट्राई कर रहा है कि टू एक्सप्लेन हाउ द रिक्वायरमेंट इज डबल कॉन्सिडेंस कैसे होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर है। इसका क्या होगा, देखो इट मेक द ट्रेड मोर कॉम्प्लिकेटेड, नहीं, इट अ बार्टर सिस्टम अलाउज द कंडक्ट एफिशिएंसी बोथ पार्टी। और हाँ देखो इसमें क्या होता है, बार्टर सिस्टम का ये था, जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो एक आदमी अगर शूज़ बनाता है, एक आदमी चावल रखता हो, तो ये दोनों इसको शूज़ दे देगा क्योंकि इसको नीड है शूज़ का, और ये क्या कर देगा, उसको दे देगा कुछ चावल क्योंकि इसको भी तो नीड है ना, तो इसको बोलते हैं अपना कम्युनिटी को ट्रांसफर करना। तो ये बार्टर सिस्टम में होता था। 34 को देखते हैं, रिकॉग्नाइज चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखो कौन से बताना, देखो सिंपल सा, मान लो अगर इंक्रीज हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तुम ज़्यादा खरीदोगे फॉरेन सामान को, तो क्या होगा, तुम्हारा फॉरेन सामान यूज कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ क्या होगा, अगर मान लो तुम ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करो तो तुम्हारा चाइनीज़ का जीडीपी बढ़ेगा ना,
ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ द ग्लोबल मार्केट एंड द एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, 1 का तो 1 ही हो जाएगा, क्लियर कट 1 का 1 होगा। कल्चरल से क्या होगा, ये होता है तो कल्चर का ये देखो, कल्चर ऐसे ही मैंने देख के मैच कर दिया, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना एक बार पूरा समझ लेना। टेक्नोलॉजी से क्या होगा, लॉस ऑफ द ट्रेडिशनल ऑफ, अगर टेक्नोलॉजी आएगा तो 2 हो जाएगा, ये सामने हो जाएगा 4 का 4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे देखो, एवेल्युएट करना पब्लिक सर्विसेज एंड कंट्रीब्यूट ओवरऑल विंग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, समझते हैं। यहाँ पर आपको बताना कि कैसे यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस होता है इन कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देखो कैसे होता है पब्लिक सर्विस। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि तुम्हारा हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, यहाँ पर सैनिटेशन, क्लीन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारे वैलिड पॉइंट होते हैं। अगर तुम्हें पब्लिक सर्विसेज में दे रहे हो, इसका यूटिलिटी हो रहा है, देन यू विल गॉट द इंडिविजुअल, एक अच्छा सोसाइटी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पब्लिक सेक्टर, याद देखो, ऐसा चीज़ है अगर तुम पब्लिक पे खर्च करोगे तो कल ना कल जाकर वो रिटर्न देगा ही देगा। सो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। 36 को पढ़ते हैं। और क्या हाल है, हेलो, तुमसे ही कह रहा हूँ, हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ। ये सैम्पल पेपर है ना, बहुत मतलब ये रहता है कि यार सैम्पल पेपर हमारे पास तो है, हम वीडियो क्यों देखे। तो देखो एक चीज़ तुमको कह रहा हूँ, हाँ तुम्ही को कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो पीछे यहाँ पर जो चल रहा है ना, ये सारा कुछ, ठीक है, ये जो स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा है तुम्हारे को, जैसे 35 को ये जो क्वेश्चन ऊपर में तेरे को दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, यहाँ पर बना ऐसे, हाँ जी। तो ये जो तेरे को क्वेश्चन दिख रहा है ना ऊपर, ये सारे क्वेश्चन को तुम लोग को क्या करना है, लिख करके प्रैक्टिस करना। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे से, ठीक है। तो बढ़िया, चलो सारा कुछ क्लियर आ रहा है। हाँ एक बार थोड़ा, अगर तुम, चलो कोई सही ऐसा कर लो तो काम बन जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्या कह रहे हैं कि एक्सपेंडिंग एक्सेस ऑफ द लोन्स। देखो अगर मान लो हम लोग लोन बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बैंक से, बैंक ने क्या कर लो, लोन बढ़ा रहा है, ठीक है। अगर लोन दे रहे हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है ये बताओ। तो देखो यार सिंपल सा, तुम पूरे क्वेश्चंस को यहाँ से लेकर यहाँ चेप दो, फिर उसके बाद पॉइंट लिखना। अगर लोन पे बात है तो क्या होगा, लोन देने से हम लोग को क्या करना चाहिए, लोन में कम इंटरेस्ट रखना चाहिए, जिसके कारण लोग भी फुलफिल कर सके, और जाकर के बिजनेस खोल सके। दूसरा पॉइंट हो गया कि बिजनेस खोल सकते हैं, स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज को बैठा सके, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉयमेंट देगा, लोगों को रोजगार देगा, तो दैट्स वाई, और फिर धीरे धीरे लोन चुका देगा। यही सब चीज़ें हैं और क्या। 37 को देखो, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 फैक्टर्स टू हैव कंट्रीब्यूटेड द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब समझो ग्लोबलाइजेशन का कैसे यहाँ पर तुम्हारा कंट्रीब्यूट हो रहा है ग्रोथ। देखो सिंपल सा बात है, अगर तुमको ग्लोबलाइजेशन बढ़ाना है तो 3 फैक्टर्स बेस्ड है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ट्रेड वगैरह, यही सारी चीजें हैं। देखो 3, सबसे पहले तुम्हारा वहाँ पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स, यहाँ पर सर्विसेज अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर है तो सब हो जाएगा। तुम्हारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए, 2 कंट्री के बीच में मूवमेंट ऑफ द पीपल अच्छा होना चाहिए। मतलब वही सेम चीज़, 2 चीज़ तुम लिखो। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं बताता हूँ क्या लिखो। सबसे पहले तुम लिख दो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे गुड्स अच्छे से मूव हो जाना चाहिए, मतलब कि द गुड एंड सर्विसेज शुड अलाउड टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तीसरा पॉइंट तुम लिख सकते हो कि जो क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी अच्छा होना चाहिए। एंड एट द लीस्ट तुम कहोगे कि फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी लिबरलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन। 38 को पढ़ते हैं, इसमें देखो रिसर्च ऑफ ए स्टूडेंट स्पोक 2 पीपल एम एन। देखो 2 पीपल है, एक एम एक एन है। अब यहाँ पर क्या होगा ना तुम्हारे साथ, ये एम जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ ऐसे काम करेगा। एक बार पढ़ते हैं इसको, मजा आएगा। देखो हाँ पढ़ते हैं, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एक रिसर्च हुआ है, ये देखो 2 पीपल हैं एम और एन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि वर्क रिलेटेड टू डिफरेंस, मतलब ठीक ठाक इंटरव्यू कंडक्ट होता है। बोथ ऑफ देम स्टूडेंट कंक्लूड पर्सन एम हैज अ वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। समझो एम क्या चीज में वर्क कर रहा है, ऑर्गेनाइज में, एन क्या चीज में वर्क कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। एनालाइज द की डिफरेंस बिटवीन द 2 सेक्टर्स एंड इनएविटेड। तो देखो यार इतना कहानी का बस बेसिकली यही मतलब है कि तुमको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में हम लोग को डिफरेंस बताना। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी अलाउ होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी अलाउ नहीं होती। यहाँ पर ये गवर्नमेंट जॉब है, ये प्राइवेट जॉब है। यहाँ पर तुमको सैनिटेशन फैसिलिटी सारा कुछ मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर तुमको एक्सेस टाइम वर्क के लिए तुमको एक्सेस वेजेस मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से कुछ 4-5 पॉइंट मैंने 4 बता दी, एक और बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर तुमको
गवर्नमेंट लॉज जैसे कि टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहता है, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पर बेटर तुम्हारा वर्कर का जो छुट्टी भी रहता है, तो तुम लिख सकते हो कि छुट्टियां भी मिलती हैं इसमें अगर वर्कर चलो। लाइक लास्ट है कि प्राइवेट, देखो ये और वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन का कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। प्राइवेटाइजेशन का मतलब देखो यार, प्राइवेट के थ्रू बढ़ना है, मतलब गवर्नमेंट जॉब सब प्राइवेट की तरफ बढ़ रहा है, स्कूल प्राइवेट हो गया, सब कुछ प्राइवेट। तो बोलेंगे क्या प्राइवेट जो होता है ना, उसका पॉजिटिव ये है कि वो बहुत अच्छा वर्क प्रोड्यूस कराते हैं। और दूसरी तरफ लिख सकते हैं कि इसका निगेटिव है कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको बहुत पेरा जाता है, बहुत परेशान करा जाता है। यहाँ पर इनको सिर्फ मतलब होता है काम से, यहाँ पर कोई इमोशन नहीं देखा जाता है। फिर उसके बाद पॉजिटिव और लिख सकते हो यार कि जो तुम्हारा प्राइवेटाइजेशन होता है उसमें तुम लिख सकते हो कि जनरली जो पीपल्स होते हैं वो प्राइवेट में तुमको मोर पंचुअल एंड टाइम मैनेज्ड होते हैं वो लोग। यहाँ पर निगेटिव भी हो जाएगा कि यार ये लोग क्या होते हैं ना, इनको जनरली एक बार देख लेते हैं, वैसे सही से आइडिया आ जाएगा तो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। चलो तुम देख सकते हो जैसे रेगुलर, ये तो उधर हो गया, हाँ यहाँ देखो प्राइवेटाइजेशन जैसे इंक्रीज इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव क्वालिटी सर्विसेज, रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन, यानी यहाँ पर कोई भी तुम पॉइंट लिख सकते हो। एक्सक्लूसिव पब्लिक वेलफेयर, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, गैप हो जाता है रिच और पुअर के बीच में अगर तुम प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करोगे, तो यही सारी चीज़ें। अब बोलो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। मैप हमने पिछले 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया, दोनों पीछे जो भी आया ना उसमें कंप्लीट हो गया। सो फिर से बोलूँगा कि हमने 3 वीडियोस में, 3 ही वीडियोस ना, हाँ 3 वीडियोस में 3 पार्ट में पूरा का पूरा एसएसटी का सैंपल कंप्लीट करा है। आराम से देखना, आंसर जो भी वहाँ पर मैंने मार्किंग स्कीम बताया है वो अच्छे से सुनना और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, बात खत्म, एट सेट हो जाएगा। बाय बाय बाय, एग्जाम अच्छा जाएगा आप लोग का 100%। थैंक यू, बाय बाय बाय।